जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPAG 174 के बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 1 के कुछ पार्ट्स को कर चुके थे। इससे पहले मैं एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को समझ चुके थे कुछ वीडियोज़ में, इसके पहले वाली वीडियोज़ में। उसके बाद मीनिंग को समझ चुके थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। और उसके बाद आया था हमारा नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमारा 12 पॉइंट को 11 पॉइंट तक कवर कर चुके थे, जिसमें से 12 वाला पॉइंट बचा रह गया था, जिसमें हम बता रहे थे, पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि सक्सेस रेट को मेज़र करना इजी टास्क नहीं है। तो वर्ल्ड कमीशन एक रिपोर्ट लेके आते हैं, जिससे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सक्सेस रेट जो है उसको वो मेज़र कर सकते हैं। किस किस मेज़रमेंट को या फिर किस किस क्राइटेरिया को देख के हम बता सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक, इसमें टोटल आपका 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट को धीरे धीरे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सस्टेनेबल एस्पेक्ट को सस्टेनेबिलिटी को लॉन्ग टर्म के लिए देखने के लिए, ये सस्टेन करने के लिए, या किस डेवलपमेंट को हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, किस किस डायमेंशन से हम उसको जज कर सकते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन होना चाहिए। इकोसिस्टम मेंटेन होने का क्या मतलब है, इसका जो नेसेसिटी फॉर फंक्शन ऑफ 5 स्फीयर है, इसका सब पॉइंट है। आप 7 पॉइंट लिख दीजिएगा, या 7 पॉइंट का फिर कुछ सब टॉपिक है, जैसे मेंटेन इकोसिस्टम में आता है नेसेसिटी फॉर फंक्शन ऑफ 5 स्फीयर। इकोसिस्टम मेंटेन करने का क्या मतलब है कि आपका जो बायोस्फीयर है उसका फंक्शन अच्छे से रन कर सके। अब बायोस्फीयर क्या है, देखिए हमारे आसपास क्या है, हवा है, धरती है, पानी है। हवा आता है एटमॉस्फेयर, धरती है, आप जहाँ पे लैंड, आप जहाँ पे खड़े हैं वो आता है लिथोस्फेयर, क्योंकि आप जिस पे ज़मीन पे खड़े हैं वो किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। और लिथ का मतलब ही होता है रॉक, लिथोस्फेयर। ठीक, वो ऐसा फेयर जो पत्थर का बना हो। अब आप बोलेंगे मैम पत्थर पे तो नहीं खड़े, हम तो ज़मीन मिट्टी पे खड़े हैं, मिट्टी का बना, मिट्टी से है। ठीक, पर जो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि सॉइल ही डिग्रेड होके क्या बनता है, सॉइल ही धीरे धीरे रिनडेशन होता है, उसको धीरे धीरे वो धूप पानी बारिश बनते बनते क्या बनता है, सॉइल। फिर सॉइल ही तो बनता है, पत्थर से ही तो सॉइल बनता है। ठीक, तो वो आप कहाँ है, ज़मीन पे जो खड़े वो है लिथोस्फेयर। और उसके बाद आता है आपका पानी, हाइड्रोस्फेयर। और जिस जगह पे ये तीनों हो, एटमॉस्फेयर भी हो, हवा भी हो, धरती भी हो और पानी भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो, लिथोस्फेयर भी हो और हाइड्रोस्फेयर भी हो, जिस जगह पे ये तीनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। बायो मतलब लाइफ, ऐसा स्फेयर जहाँ पे लाइफ हो। और लाइफ को वो बायोस्फेयर रन करने के लिए क्या चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे जैसे इन्वायरमेंट के साथ आपका जो इंटरेक्शन है ये है इकोसिस्टम। ये एक तरह से इंटरेक्शन जो है इन्वायरमेंट के साथ जो बनाते हैं आप, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो एक इकोसिस्टम बना देता है। वो एक दूसरे से हेल्प ले रहा होता है, म्यूचुअली हेल्प ले रहा होता है। आप उसको कुछ दे रहे होते हैं, वो आपको कुछ दे रहा होता है। जैसे प्लांट से ही ले लीजिए, हम क्या दे रहे हैं प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, प्लांट क्या दे रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है। तो एक तरह का क्या बन रहा है, इंटरेक्शन बन रहा है। और ये इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, एक इंटरेक्शन मेंटेन करना ही सस्टेनेबिलिटी है। ठीक, और इकोसिस्टम तभी मेंटेन हो पाएगा जब बायोस्फीयर अच्छे से फंक्शन हो पाए। और बायोस्फीयर तभी अच्छे से फंक्शन हो पाता है जब उसके अंदर में रहने वाला लाइफ, उसके अंदर में रहने वाला सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से जी पाए, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप जो इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे कि पहले ग्रास होता है, ग्रास के ऊपर क्या आता है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाते हैं। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खाता है, हॉक खाता है। एक चिड़िया होती है बड़ी बड़ी चील जैसी होती है, भाग, वो सांप को खाता है। ठीक, तो ये क्या है, इसमें से एक भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो ये जो इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इंसेक्ट के मरने से क्या ही फ़ायदा, या फिर चिड़िया के मरने से मेरे को क्या ही लेना देना, ऐसा नहीं है। लेना देना है। चिड़िया अगर नहीं रही ना तो आप जो पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो नहीं होगा। फ्रूट का जो सीड का डिस्पर्शन है, मतलब फैलाना जो है, फ्रूट वो खाती है तो फ्रूट को डिस्पर्स करती है, वो नहीं होगा। इंसेक्ट अगर मर जाएगा तो भी पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट में सबका अपना अपना एक फंक्शन है, और वो सारे अपने अपने फंक्शन को वो जब तक नहीं अच्छे से कर पाएंगे, या फिर जब तक एक भी अगर उसमें से डिस्टर्ब होता है या एक का भी नंबर कम या ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम लेके आ जाएगा।
नंबर मैटर करता है कि आप नीचे देखिए ग्रास ज़्यादा होता है, ग्रास से कम ग्रास हॉपर होते हैं, ग्रास हॉपर से कम फ्रॉग होगा, फ्रॉग से कम स्नेक और स्नेक से कम हॉक। ऊपर में जितने जाते आप लेवल अगर ऊपर करते जाइएगा तो नंबर्स कम होता चला जाता है। अब क्यों कम होता है ये आप इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्यों ऊपर जाते जाते ये जो पिरामिड है धीरे धीरे ये कम क्यों होते चला जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है सस्टेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, भिन्नता है ना। आप कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है भारत में। हर थोड़े दूर पे अगर जाइएगा तो आपको डिफरेंट कुछ ना कुछ अंतर दिखता है। काम करने का तरीका, रहने का तरीका, जीने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका दिख जाता है। सिंपली आप देखिए, अगर बिहार में ही देखिए, बिहार में ही अगर दो अलग, बिहार देखिए या यूपी देखिए, मान लीजिए एक ही कास्ट के एक लड़का लड़की है, पर एक जने बिहार में रहता है, एक जने यूपी में रहता है और दोनों का शादी हुआ है, ठीक है। फिर भी सेम कास्ट में होने के बावजूद भी देखिएगा कुछ लोग बोलेंगे शादी के समय कुछ रिचुअल हो रहा है तो बोलेंगे अरे हमारे यहाँ तो ये रस्म हुआ करती है, कोई बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ तो ये रस्म उसकी मौसी करती है। क्लैश हो गया। तो इतना डाइवर्सिटी है। हम क्लैश का मतलब डाइवर्सिटी नहीं बोल रहे हैं, भिन्नता का मतलब बोल रहे हैं ना थोड़ा कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, कल्चर में चेंजेस देखने को मिलता है। या फिर आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक ही फेस्टिवल हम लोग अलग अलग नाम से मनाते हैं। कहीं पे खिचड़ी है, कहीं पे पोंगल है, कहीं पे ओनम है, कहीं पे पता नहीं, मेरे को साउथ का थोड़ा हो सकता है अगर गलत बोल रहे हो तो, पर कहीं पे अलग अलग नाम से एक ही फेस्टिवल को मनाते हैं। ठंड में जो ठंड में मनाते हैं, कोई कहीं लोहड़ी कहते हैं उसको, और अलग अलग नाम से मनाते हैं। मिला जुला के है, वैराइटीज़ होना ये एक तरह का डाइवर्सिटी है। भारत में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग, थोड़े ही दूर पे जाइएगा तो आपको एक अलग लैंग्वेज देखने को मिलता है, टोन बदल जाता है इंसान का। बिहार में आप घूमिए ना, नीचे से ऊपर जाइए आपको देखिएगा दरभंगा के लोग अलग बोल रहे हैं, मैथिली वहाँ पे मैथिली बोल रहे हैं, रक्सौल में अलग बोल रहे हैं, पटना का भाषा अलग है, मोतिहारी का भाषा अलग है, मुजफ्फरपुर का भाषा अलग है, बेतिया का भाषा अलग है। मतलब थोड़ा थोड़ा दूर पे जाइए, मुंगेर की तरफ जाइए तो अलग भाषा बोलेंगे। है पूरे लोग, और किसी में अब ये कोई ये नहीं बोल सकेगा नहीं हम तो बिहारी नहीं है सारे लोग बिहारी, पर लैंग्वेज में चेंजेस आता है। ये क्या है? डाइवर्सिटी तो है, ड्रेस पहनने का डाइवर्सिटी। पर यहाँ हम उस डाइवर्सिटी का बात ही नहीं करें, यहाँ पे कल्चरल या लैंग्वेज डाइवर्सिटी का बात नहीं करें। यहाँ हम किस डाइवर्सिटी का बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? वही हम जो बताए थे ना, जितनी भी वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब कोई अच्छे से अपनी नंबर्स, जितना नंबर्स एक सस्टेनेबल चाहिए, मतलब सस्टेन करने के लिए चाहिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जितना नंबर चाहिए वो हो। नहीं तो अगर कोई भी कम या ज़्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम लेके आएगा। तो और डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि बस कुत्ता है तो कुत्ता ही रह रहा है, एक जानवर है तो एक ही जानवर रह रहा है, मतलब अगर शेर है तो शेर ही रहे, कुत्ता है तो कुत्ता ही रहे, बिल्ली है तो बिल्ली ही रहे, चूहा है तो चूहा ही नहीं। सब किसी को मेंटेन चाहिए। ग्रास हॉपर भी मेंटेन होना चाहिए, ग्रास हॉपर का भी नंबर्स इतना होना चाहिए कि वो, ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग, कि जितने भी फ्रॉग हैं उनका पेट भर सके। आप देखिएगा जितना नीचे आएगा नंबर्स बढ़ रहा है। हम आपको बोले थे एनवायरनमेंट में समझाएंगे, पर इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप ग्रास होता है, ग्रास ज़्यादा होता है ग्रास हॉपर के कंपेयरिंग में। क्यों एक ग्रास हॉपर जो है वो क्या एक ही घास खाएगा पूरे ज़िंदगी में? नहीं ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा घास खाएगा, ठीक, बहुत सारा घास खाएगा ना। ग्रास हॉपर वो फीड करने के लिए चाहिए, इसके कारण ग्रास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रास हॉपर कम होता है। ग्रास हॉपर से कम क्या होगा? फ्रॉग होगा। फ्रॉग के एक फ्रॉग के लिए एक ही ग्रास हॉपर चाहिए? नहीं, उसको बहुत सारे ग्रास हॉपर चाहिए, इसीलिए ग्रास हॉपर ज़्यादा होगा, फ्रॉग थोड़ा कम होगा। ऐसे धीरे धीरे कम होता चला जाता है, क्योंकि एक जन तो एक ही ग्रास हॉपर तो खा नहीं रहा है, या फिर एक सांप एक ही फ्रॉग तो खा नहीं रहा है, उसको तो कुछ ज़्यादा फ्रॉग चाहिए। तो स्नेक के कंपेयरिंग में फ्रॉग कम होगा, समझे? तो ये नंबर्स का ठीक से मेंटेन होके रहना, कि जितना एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जिस जानवर को जितना नंबर्स में होना चाहिए वो ठीक से है कि नहीं तो एक टाइम आएगा कि या तो हमारे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत बुरे तरह से, दूसरी बात कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ जानवर लुप्त होकर चले जाएंगे। एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि कुत्ता भी लुप्त हो चुके पर हम लोग अपने जनरेशन को बोलेंगे ये टाइम हुआ करता था जब एक जानवर हुआ करता था जो बहुत भौंकता था, पर अब नहीं है। तो ऐसा ना, हालांकि ऐसा होगा नहीं, पर हाँ ये ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बाय इंश्योरिंग सर्वाइवल, उसकी सर्वाइवल को इंश्योर करना कि वो ठीक से सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके कंजर्वेशन को प्रमोट करना। अगर कोई भी ऐसा जानवर है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाता है, कि खतरे की कगार पे, ऐसे जगह पे है कि अब उसका कुछ ही स्पीसीज़ बचा है, कुछ उसके बाद वो ख़त्म होने वाला है, अब उसका नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, तो ऐसा जैसे इसलिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हुए हैं ना, टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, कुछ जानवर को कंजर्व करके रखा गया है, नेचुरल रिजर्व्स है, या फिर
बायोस्फीयर रिजर्व्स है, बना के रखा गया है। किस लिए रखा गया है? फ्लोरा फौना को मेंटेन करने के लिए। फ्लोरा मतलब प्लांट और फौना मतलब एनिमल, ठीक है। इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, अगर ये डाइवर्सिटी आपका मेंटेन है, इकोसिस्टम मेंटेन है, तो हम बता सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सक्सेसफुल है या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट हमारा, ऑप्टिमम सस्टेनेबल यील्ड। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है एक्सोशन, मतलब नेचुरल, एनआर का मतलब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक। तो नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम ले रहे हैं, देखिए नेचुरल रिसोर्स हम लोग के काम तो आने ही वाला है। नेचुरल रिसोर्स के बिना तो काम हम लोग कर नहीं सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम अपना लाइफ को एक नेचुरल रिसोर्स का यूज़ ही ना ले, पर हाँ यूज़ तो लेना पड़ेगा, पर एक्सप्लॉयटेशन से नहीं, इस तरह से कि वो भी मेंटेन करके रहे, वो भी सस्टेन कर पाए, उसको भी रिकवर होने पर हम लोग समय दें। और इस तरह से जैसे पहले पिछले वाली वीडियो में बताए थे ना कि गंगा जी का ही है, गंगा जी में आप अगर वो कुछ समय लेती है अपने आप को रिकवर करने के लिए, तो उतना ही हम कचरा फैलाएं ना, ऐसा नहीं कि उसको समय मिले, ऐसा ना हो कि अब इतना ज़्यादा कचरा फैला दें उनको समय ही नहीं मिल पा रहा है कि वो रिकवर करें। तो ऑप्टिमम यूज़ किया जाए सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स का जो हम हेल्प ले रहे हैं कि ऑप्टिमम हो कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक। पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए। पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई कपड़ा है उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको प्लास्टिक को कम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोटर व्हीकल्स को बार बार कम यूज़ कर सकते हैं, साइकिल यूज़ कर सकते हैं, थोड़े दूर अगर पैदल चल सकते हो तो पैदल चल सकते हैं। 3 गाड़ी से निकलने से अच्छा एक जन, ये हमको नहीं ढंग से पता है, शायद ये 2 जन गाड़ी पे अलाउ है ना, तो 2 अलग अलग लोग गाड़ी से निकलने से अच्छा है कि आप एक गाड़ी पे 2 जन करके निकलिए, अगर आपस में आप लोग का ठीक बनता है तो। जितना हो सके आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में सोचिए। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना, कि इस तरह से कोई भी चीज़ बने, कोई भी चीज़ का यूज़ हो इस तरह से हो कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। छठा पॉइंट आता है कि एक कुछ भी लॉ आता है, कोई भी लॉ आता है, कुछ भी पॉलिटिक्स या पॉलिसीज़ वगैरह आता है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट आता है, डैम बनाना हुआ, या फिर कुछ कैनाल बनाना हुआ, इरिगेशन का प्रोजेक्ट आता है, या कोई इंडस्ट्री बिल्ड करना है, मॉल बनाना है, कुछ भी बनाना है, या कोई टेक्नोलॉजी का भी इन्वेंशन होता है, तो वो सस्टेनेबल हो। वो ऐसा ना हो कि पूरी वो आया तो पैसा तो बहुत आया पर इन्वायरमेंट पूरी तरह से ख़राब हो गया। तो क्या आपको लगता है कि ये कंटिन्यू हो पाएगा? अगर वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाएगा ना, मतलब ऐसा डेवलपमेंट बस जो कुछ ही देर का है, टेम्परेरी है, कंटिन्यू नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? ये सस्टेनेबल नहीं है। पर इसलिए बोला जा रहा है कि जिस तरह का हो, कुछ भी लॉ वगैरह आता है तो ये पहले असेसमेंट हो जाए, इसका देख मतलब उसको ना जांच पड़ताल कर लिया जाए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है इन्वायरमेंट पे, ठीक। 7वां वाला पॉइंट आता है कि पब्लिक लोग अवेयर रहें। अगर किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ भी अवेयरनेस, देखिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जैसे कुछ भी मान लीजिए आपके कुछ दूर पे कुछ कुछ इंडस्ट्री है या कुछ फैक्ट्री है, कुछ हो रहा है, उस फैक्ट्री से कुछ हार्मफुल गैस रिलीज़ हो गया या लीकेज हो गया है, तो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके बिना डिले के लोगों को अवेयर कर देना कि हाँ ऐसा होने वाला है या फिर ऐसा हो चुका है, और वो जगह को खाली कर दिया जाए। इसमें अगर डिले हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, मतलब बहुत, एक तो डिज़ास्टर आ चुका है, उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसमें अगर डिले होता है। तो पब्लिक लोग अवेयर रहें हार्मफुल रिलीज़ ऑफ पॉल्यूटेंट्स के, आपके आसपास जो भी इंडस्ट्री है उससे क्या पॉल्यूटेंट्स निकल रहा है, क्या पॉल्यूटेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि आपके आसपास जैसे एक फेमस मूवी है चेरनोबिल का, आप देख सकते हैं कि चेरनोबिल एक जगह है जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, लीकेज होने के कारण। भोपाल गैस ट्रेजेडी भी है, जो गैस रिलीज़ होने के कारण आया था। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मेरे को कमेंट में बताइएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के कारण आया था। ये जो ऊपर का जितना भी कंसिडरेशन है ये ब्रूटलैंड का रिपोर्ट है, ब्रूटलैंड का रिपोर्ट, और वर्ल्ड बैंक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बताता है कि नया डेफिनेशन पर बोले ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना, कोई भी डेफिनेशन जो होता है ना गलत सही नहीं होता, क्या होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट होता है। तो इसका जो डेफिनेशन था धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, लोग और ब्रॉडर रिस्पेक्ट में समझते चले गए कि नहीं आप इस डायमेंशन को छोड़े, आप इस जगह से हट रहे हैं। तो फिर लोग ना और धीरे धीरे जैसे डेवलप किया गया, जैसे जैसे डिस्कशन होता गया, इसके बारे में बात उठा, लोग अपना अपना बात रखने लगे, तो इसका जो स्कोप है ना धीरे धीरे एनलार्ज होता गया। ये बुक ही है पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जब हम पढ़ेंगे ना तो इसका स्कोप आपको बहुत वाइडली पता चलेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि बार बार मैम चीज़ रिपीट हो रहा है, पर रिपीट नहीं
हो रहा है, आपको और डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है, हर डायमेंशन से समझाया जा रहा है कि कल को अगर आप कुछ भी करते हैं, आप मार्केट का काम करते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, अपने डेली लाइफ में ही रहते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा होगा कि क्या ये काम हम ये इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबली कुछ कर पा रहे हैं। या फिर मान लीजिए कल को आप ये कोई भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो आपके दिमाग में होगा ये फैक्ट्री इन्वायरमेंट को कहीं बुरा इम्पैक्ट तो नहीं देगा, ये जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं इस जगह का। या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम डैम बनवाना चाह रहे हैं, या फिर इस लोगों यहाँ पे हम एक इंडस्ट्री डेवलप करेंगे जहाँ से यहाँ पे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करेंगे। पर क्या ऐसा ना हो कि आप इस तरह का डेवलपमेंट किए कि लोग वहाँ पर पूरे सफोकेट से मर ही गए, लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो ये क्या डेवलपमेंट आपका सस्टेनेबल होगा? आप जिसके लिए किए थे कि लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लोग को अच्छा खाना पीना मिलेगा या फिर लोग पैसा अर्न कर पाएंगे, लोग ही नहीं रहेंगे क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही उनको, क्योंकि पैसा से पहले क्या चाहिए? साफ़ हवा, साफ़ पानी। वो हेल्थ ही नहीं होगा तो वो वेल्थ लेके वो क्या ही करेंगे? तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, आप सोच नहीं पाएंगे। पर आप अगर ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े होंगे तो आप कुछ भी करने जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे, आप कंसर्न रहेंगे। और यही तो पर्पस है इस बुक को इंट्रोड्यूस करने का। उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है ये एक न्यू डेफिनेशन देता है, एक और डेफिनेशन देता है। मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि डेफिनेशन को और एक ब्रॉडर स्पेक्ट में और बता रहा है। ये देखिए इसमें एक मिस्टेक हो गया है, आउटपुट की जगह इनपुट होगा। जो स्लाइड बनाए उनसे गलती हुआ है, इसको हम ठीक कर देंगे क्योंकि जब भी आप PDF अगर आप इसका लेना चाहेंगे तो PDF में ज़रूर ये ठीक हो जाएगा। PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, जा सकते हैं वहाँ पर विजिट कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है PDF का। आप कमेंट कर दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में होगा तो लिंक डाल दिया जाएगा, तो इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो ये आउटपुट और इनपुट का डेफिनेशन बोलते हैं कि आउटपुट में क्या आता है कि वेस्ट एमिशन इन एसिमिलेटिव कैपेसिटी, कि वेस्ट का जो एमिशन कर रहे हैं आप, ऑब्वियसली वेस्ट का जनरेशन हर जगह से होता है, घर से भी होता है, डोमेस्टिक घर से भी बहुत सारा कचरा हम लोग निकालते हैं। सबसे ज़्यादा अभी आम का छिलका निकल रहा है, तो घर से तो जो भी है घर से भी वेस्ट आता है, वेस्ट जनरेट हो रहा है तो इंडस्ट्री से भी जनरेट होता है, हर जगह से कहीं ना कहीं कचरा हो रहा है। तो उसका इस तरह से हो कि वो लोकल इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिग्रेड ना करे, वो इतना हो कि हाँ एक टाइम पे वो फिर मिट्टी में मिल जाए, मतलब जितना जल्दी हो सके वो रिकवर कर जाए। ये है आपका आउटपुट, क्योंकि आप निकाल रहे हैं अपने घर से जनरेट कर रहे हैं। और इनपुट क्या है? आप जब डाल रहे हैं अपने घर में, इंडस्ट्री में जो डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के हार्वेस्ट का, नेचुरल रिसोर्स के हेल्प से। तो जो आपका हार्वेस्ट रेट है, जिस तरह से आप नेचुरल रिसोर्स को लेंगे वो बराबर होना चाहिए कि वो रिजनरेट भी कर पाए, रिजनरेटिव कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए। ये ना हो कि आप, वही बात आ जा रहा है कि उसका कैपेसिटी है 2 साल का रिकवर होने में, आप और 2 साल के बाद आप कचरा फेंकिएगा, तभी मान लीजिए एक लैंड है उस पर 2 साल लगता है उस कचरे को वो अब मिट्टी में मिलाने में, ठीक, तो आप 2 साल बाद कचरा फेंकिएगा तभी ना वो मिला पाएंगे। अब आप क्या करें, कचरा फेंक दिए, 1 टन कचरा फेंक दिए, फिर दोबारा भी फेंक दिए, 6 महीना बाद फेंक दिए, तो क्या वो रिकवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये बैलेंस नहीं है। डिप्लेशन रेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल बराबर होना चाहिए, जो जिस तरह से आप ख़त्म करें नॉन रिन्यूएबल को, वो रिन्यूएबल के बराबर होना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स आप समझ रहे होंगे। जो रिसोर्सेज, पहले बात तो रिसोर्सेज आई थिंक पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रही कि रिसोर्सेज हम किस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। एक वीडियो क्योंकि ख़राब हो गया था, तो अगर वो वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किए हैं तो मिस हो जाएगा, तो इसलिए हम आप रिपीट कर देते हैं। अगर आपको लगेगा कि रिसोर्सेज का क्लास कर चुके हैं तो आप स्किप कर लीजिएगा इस पार्ट को, पर हम वापस एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि कुछ मिस ना रह जाए। रिसोर्सेज क्या होता है? हर कुछ रिसोर्सेज हैं जो भी आपके काम आ रहा है ना, वो रिसोर्सेज हैं। और अगर उस वीडियो में आपका नहीं है ना तो प्लीज़ ये सुन लीजिए रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्स को समझने के लिए, कि कुछ भी आपके काम आ रहा है, हम भी रिसोर्स है आपके लिए, क्योंकि हम भी आपके काम आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप भी रिसोर्स हैं। आपका खाना पीना, घर आपका रिसोर्स है, आपका फ़ोन एक रिसोर्स है, इंटरनेट एक रिसोर्स है। जो भी आपके काम आ रहा है, जो भी आपकी ज़िंदगी में हेल्प कर रहा है, वो आपके लिए रिसोर्स है, ठीक है। और जो चीज़ मेरे को नेचुरली जो चीज़ हेल्प मिल रहा है जिससे, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो कुछ जैसे कि पानी, हवा, प्लांट, सब क्या है? सॉइल, नेचुरल रिसोर्स है। पर कुछ ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो खुद कुछ दिन बाद रीन्यू हो जाता है हम लोग के ही टाइम पीरियड में, और कुछ ऐसा रिसोर्सेज है जो रीन्यू नहीं होता है, जैसे कि कोल है। अब ज़मीन के अंदर से कोल निकाल रहे हैं, कुछ कोल को बनने में कितना साल लग जाता है, आपका कितना जनरेशन चला जाएगा फिर वो कोल बनेगा। तो ये क्या रिन्यूएबल है? नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि खुद को रिन्यू नहीं कर सकता है। पर सनलाइट है,
आज ऐसा थोड़ी है कि आप धूप में बैठे सारा सनलाइट, या फिर आप बहुत सारा सनलाइट लगा दिया है, सनलाइट लगा दी बोले, सोलर पैनल लगा दिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ख़त्म हो जाएगा, कल तो सन का रोशनी मिलेगा ही नहीं, कल फिर आपको सन का रोशनी मिल जाएगा। तो ये क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, ये रीन्यूएबल एनर्जी है, समझे। तो ये जो डिप्लेशन होना चाहिए नॉन रीन्यूएबल का, इस तरह से होना चाहिए कि वो रीन्यूएबल के बराबर हो। ये डेफिनेशन हम लोग को वर्ल्ड बैंक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से मिला हुआ है, इनपुट आउटपुट का डेफिनेशन, ठीक। आप ये भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आता है हमारा स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीनिंग समझ लिए, नेचर समझ लिए, चैप्टर 1 का नाम ही है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीनिंग समझ चुके हैं, नेचर समझ चुके हैं, अब हम यहाँ पे स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। स्कोप क्या है, स्कोप मतलब बोल सकते हैं टेलीस्कोप, समझे, कहाँ तक आपका मतलब स्कोप मतलब ना कहाँ तक फैला हुआ है। स्कोप मतलब ये होता है, बोलते हैं कुछ सब्जेक्ट लेते हो तो बोलते हैं अरे सब्जेक्ट लेने का स्कोप क्या होगा, कहाँ तक आप क्या क्या फील्ड में काम कर सकते हैं। या फिर एक और एग्जांपल समझिए, टेलीस्कोप। टेली मतलब क्या होता है, दूर, टेलीफोन, फ़ोन मतलब साउंड, टेलीफोन जब आप दूर का आवाज़ सुन सकते हैं तो वो टेलीफोन हो गया। टेलीस्कोप जब आप दूर तक देख सकते हैं तो टेलीस्कोप हो गया, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे स्कोप का बात आ रहा है, बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके समझा रहे हैं। ये कुछ वर्ड्स ना ऐसे ही बस हम इंटरनलाइज करके पढ़िए कि एकदम एक एक वर्ड आपको पता हो, कि एग्ज़ाम में ना आपके दिमाग में बहुत सारा पॉइंट आ जाए कि हाँ ये लिखना है। और देखिए बुक में आपको बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया, बहुत बार एक्सप्लेन किया। हम जितना हो सके जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना था हम आपकी PDF में डाल चुके हैं। इसको आप याद कर लेते हैं, अच्छा से पढ़ लेते हैं ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको एग्ज़ाम में ब्लैंक्स आपको फीलिंग आएगा कि अरे अब हम क्या ही लिखें, एक ही दो चीज़ तो याद आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारा पॉइंट याद आ जाने वाला है, ठीक। अगर आप इतना भी मेरे PDF से भी जितना हो सके याद कर सकते हैं तो आपको बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा। आपको टॉपिक मिल जाएगा, टॉपिक को फिर आप एक्सप्लेन तो कर ही देंगे, ऑब्वियसली कर देंगे। हाँ, अब पहला आता है स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि कितने दूर तक फैला है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले तो लोग सोचे ही नहीं, जब डिस्कशन हुआ तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट से, पहले बताया ना पहले वाली वीडियो में कि इन्वायरमेंट से फिर लोग का पॉलिसी चेंज हुआ, लोग सोचने लग पड़े कि अरे इकोनॉमी में भी हो सकता है, इन्वायरमेंट में भी बात किया जा सकता है। इसको बहुत ब्रॉडर रिस्पेक्ट में सोचा गया कि यहाँ भी होना चाहिए डेवलपमेंट सस्टेनेबली। तो इसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ता चला गया कि डेवलप्ड जो भी, ये किससे डील करता है कि जो डेवलप्ड हो, कोई भी चीज़ डेवलप्ड हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, या डेवलपमेंट हो तो इस तरह से हो कि वो डेवलपमेंट चलता चला जाए, डेवलपमेंट रुके ना, या फिर एक टाइम पे उठ के फिर ग्राफ उसका नीचे ना चला जाए, ठीक। उसको हम कैसे कर सकते हैं, वेस्टेज जो है उसको सेव करके, मतलब जो कचरा है, मतलब गंदगी को कम फैला करके। कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज में, लोगों में, और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स में। जैसे बता सकते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे लोग भी अवेयर रहें। ये देखिए गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक लोकल बॉडी इस पर सहयोग नहीं देते हैं। क्या लोकल गवर्नमेंट जैसे आया ना, क्यों आया कि जो प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है, कम्युनिटी की हेल्प के बिना ये काम नहीं हो सकता है। तो कम्युनिटी का हेल्प के साथ सबका कोऑर्डिनेशन से ये हो पाएगा। नेचुरल रिसोर्स का कोऑर्डिनेशन, लोगों का कोऑर्डिनेशन, और नेचुरल रिसोर्स जो है उसको कंजर्व करके फ्यूचर के लिए, मतलब ना ही कि बस हम लोग के लिए ही नहीं, इस तरह से इसको रिसोर्स को कंजर्व किया जाए कि हमारे जो दूसरे नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर सकें। कार्बन एमिशन को रिड्यूस करके कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि क्योंकि सबसे ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत फेवरेबल रहता है। तो और ग्रीन हाउस गैस क्या है, एक वार्म टेम्परेचर बना देता है। हालांकि देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो ज़रूरी हमारे लिए, और नहीं अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो शायद अर्थ का टेम्परेचर इतना होता है कि हम लोग फ्रीज हो चुके होते हैं। पर ठीक है, पर ये वही हर बात आ जाता है ना बैलेंस्ड में, बैलेंस से अगर ज़्यादा बिगड़ेगा तो प्रॉब्लम तो लाएगा ही। 5th पॉइंट हमारा आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिलीव करता है कि जो इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी का बाउंड्री, सोशल बाउंड्री, एनवायरनमेंट बाउंड्री, ये ठीक से ऑपरेट करे। मतलब तीनों को देखकर समाज का भी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो, एज वेल एज एनवायरनमेंट का भी डेवलपमेंट हो। बाउंड्री मेंटेन रहे, किसी को भी ज़्यादा कम वाला चीज़ ना हो, शिफ्ट ना हो, मेंटेन किया जाए तीनों डायमेंशन से देख के।
कि ऐसा ना हो कि आप इन्वायरमेंट को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप इंडस्ट्री ही नहीं बिल्ड कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको इनको हीको फ्रीक हम लोग कभी कभी कह देते हैं, मतलब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एकदम से इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं कि वो डेवलपमेंट के बारे में छोड़ ही देते हैं। डेवलपमेंट किसी उनको लेना देना नहीं होता, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समाज का भी डेवलपमेंट करना है, आपको इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट करना है, एज वेल एज आपको एनवायरनमेंट को भी पीछे नहीं छोड़ना है। और ये जो पूरा तीनों चीज़ का जो बैलेंस है ना, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला मेथड कि आप इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, हेल्थ सिस्टम को सस्टेनेबल रखना। और हेल्थ सिस्टम कैसे सस्टेनेबल रहेगा? हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा। और देखिए, जब हम चैप्टर 4 में जब हम यूनिट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे ना, 17 to 17 जो डेवलपमेंट गोल्स है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि इसमें भी है एक स्लाइड में है, डिस्कस करेंगे, पर इसको भी बहुत ब्रॉडर रिस्पेक्ट में देखिए। पहले क्या कर रहे हैं ना, पहले लेमन में थोड़ा हिंट्स दिया हुआ है, और फिर हर एक टॉपिक पे ना फिर हर एक चैप्टर है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अलग फोर चैप्टर, इसमें सारे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बहुत अच्छे से डिटेल में एलेबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हमारा आता है हाँ हेल्थ सिस्टम का जो बात आता है कि हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या है, आपको वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ज़ीरो पॉवर्टी होना चाहिए, हंगर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे लोग भूखे ना सोएं, न्यूट्रिशन का जो खाना हो वो न्यूट्रिशनल हो, लोग इनइक्वालिटी को कम करें, मतलब सरकार इनइक्वालिटी को कम करे कि ऐसा ना हो कि कोई लोग एप्पल का फ़ोन लेके सो रहे हैं और कोई किसी को एप्पल खाना भी नसीब नहीं हो रहा, तो इस तरह का इनइक्वालिटी ना हो। स्कोप ऑफ सस्टेनेबल, ये हो गया। 7th पॉइंट आता है जो स्कोप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इतना ही नहीं है कि इतना जो हम बता दिए बस इतना ही है, बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में, बहुत वाइड है। आपको ना हल्का अगर मच्छर का आवाज़ आ रहा होगा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मच्छर काट रहे हैं को, और बीच आवाज़ आता है तो प्रॉब्लम आता है, और तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, ये किससे डील करता है? देखिए, सी आपकी बुक में नहीं है, ये मेरा अपना ट्रिक है, ये मैं हम ऐसे याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता तो याद रखिएगा। सी और आई, ठीक, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, ये तीनों डायमेंशन को लेके आपको चलना है। सोशल, समाज का डायमेंशन, इकोनॉमिक, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? खरीद बिक्री का काम, एक्सचेंज हो, मतलब आप मेरे को पैसा दे रहे हैं, हम आपको गुड्स और सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह का एक्सचेंज हो। ये एक्सचेंज सिस्टम को, जो मनी का जो एक्सचेंज होता है ना, मनी और सामान का जो एक्सचेंज होता है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक सिस्टम कह सकते हैं। बहुत सिंपल समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है ना, इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या ही है मैम, कि बिजनेस चले, पैसा का लेना देना चले, ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई इकोनॉमिक के स्टूडेंट होंगे तो बोलेंगे मैम आप क्या ही बोल रही हैं, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाए हैं जो बच्चे को इकोनॉमिक के बारे में नहीं पता है। क्योंकि मेरे सामने तो बहुत सारे स्टूडेंट में से हम मतलब ऐसे स्टूडेंट को भी कंसिडर करते हैं जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, मतलब जिनको कुछ वर्ड्स एकदम समझ में नहीं आया, तो मेरे लिए मेरा फोकस उन्हीं बच्चों पे रहता है। इसलिए कुछ टर्म को हम बहुत तोड़ के समझाते हैं, बहुत नीचे लेवल पे लेके जाके समझाते हैं, तो वो बच्चे लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि मैम आप बहुत नीचे लेके जा रही है, ऐसा कुछ बातें एक्स्ट्रा बोल रही है, सुपर फ्रेज बोल रही है, पर नहीं, मेरे लिए सारे बच्चे हैं, ध्यान पे रहता है मेरे को। उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंट, तो समझ गए, तो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन क्या है? इंस्टीट्यूशन क्या होता है? कोई भी ग्रुप ऑफ लोग अगर सेम एम के साथ अगर कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, इंडियन का एम सेम है, मतलब अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एक स्कूल हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, एक घर हो सकता है, एक मैरिज जो एक हस्बैंड वाइफ जैसे रहते एक फैमिली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ग्रुप ऑफ लोग अगर सेम पर्पस के साथ, सेम मोटिव के साथ एक साथ रहते हैं, ये एक साथ काम करते हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन में किसी भी कहीं भी हो, स्कूल में ये चीज़ का चेंजेस आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में स्कूल में बताया जाए, घर में बताया जाए, फैमिली में बताया जाए, बच्चों को बताया जाए, हर जगह। ये इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट भी आता है, गवर्नमेंट के जितने मेंबर्स हैं, या फिर पार्लियामेंट के मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ कैबिनेट्स के मेंबर हो सकते हैं, या फिर कोई एक कंपनी है उसके मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो भी इंस्टीट्यूशन भी सस्टेनेबली सोचें कि जो भी पॉलिसी लेके आना है, हर कोई एक ना एक दूसरे से इंटरेक्ट कर ही रहा है, अकेले नहीं, कोई चीज़ आइसोलेट नहीं है यहाँ पे सोसाइटी में, सब इम्पैक्ट एक दूसरे को कर ही रहे हैं। और ये इन्वायरमेंट तो ऐसा है कि इन्वायरमेंट से कोई आइसोलेट नहीं हो सकता, ये नहीं बोल सकता। अगर
कुछ प्रॉब्लम आए, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पैंडेमिक दिखेगा। पैंडेमिक आया तो कोई ऐसा था जो बोला कि नहीं भाई हम तो कोविड से दूर है, नहीं, इम्पैक्ट उन पर भी पड़ा। अमीर लोग भी गए हैं इसमें, तो गरीब लोग भी इम्पैक्ट में आए ही हैं। तो इंस्टीट्यूशन को भी सोचना है, इंस्टीट्यूशन काफ़ी डेवलपमेंट हो, इंस्टीट्यूशन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अवेयर हो, जाने, समझे। इंस्टीट्यूशन में सब कुछ आ जाता है, घर, परिवार, स्कूल, जैसे बताएं सब कुछ। एस का मतलब आता है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन से कैसे, सोशल डायमेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे हम डील कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल डायमेंशन मतलब आता है सोसाइटी मतलब हम लोग में घर, लोग, समाज के लोग को क्या कर सकते हैं, लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बना के, हेल्दी बना के, हेल्दी खाना उन लोग, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ तो वही है ना कि आप कितना भी कंपनी बना ली, इन्वायरमेंट, अगर आपकी लोग किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं कि इंसान, हम लोग सब लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से रहें, इसी के लिए किया जा रहा है। चेयर कुर्सी के लिए तो किया नहीं जा रहा है, ये उन लोग अच्छा से रहें, हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किया जा रहा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, ठीक। तो ये सोशल डायमेंशन से अगर देखा जाए तो कैसे हो सकता है कि इंश्योर किया जा सकता है कि जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक। किस पे एम्फेसाइज हम कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर क्या है कि ऐसे कोई भी लोग ना रहें जो भूखे सो जाएं, या फिर भूखमरी वाला जो आता है ना कंडीशन, कि अब भूखे सो जाएंगे तो अब क्या होंगे, भूखे रह पाते हैं, ढंग से खाना नहीं मिल पाता है, तो क्या है, आपका बच्चा जो है वो, अगर कोई माँ है तो वो खुद हेल्दी नहीं होगी, या फिर कोई बड़ी, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग भूखे सो रहे जा रहे हैं, भूखे मर जा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, ठीक है, हम ढंग से मेरे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो कल को जब हम कंसीव करते हैं, शादी होता है, बेबी होता है मेरा, तो वो बच्चा क्या अच्छा से हेल्दी होगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो हेल्दी माँ से आया ही नहीं है। या फिर अगर कोई लड़का है, वो वही ढंग से खाना पीना नहीं खाया, तो वही आखिर कहीं ना कहीं तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा अपने बच्चे में, तो उसका जो जीन आ रहा है वो बच्चा भी हेल्दी नहीं रहेगा। या फिर कोई बच्चा ही है, वो बच्चा अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो वो आगे बड़ा क्या हेल्दी सिटीजन बनेगा, वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ज़ीरो हंगर को पहले रोका जाए, और ज़ीरो हंगर के लिए सरकार बहुत सारे प्रावधान की ही है, बहुत सारा इसकी पॉलिसी लेकर आती ही है। ये आप जब यही सब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये आप चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, जो एजुकेशन हो वो बहुत ऐसा ही नहीं कि बस हाँ आप घर ला रहे बच्चे को पढ़ाया दिया जा रहा है, बस मार्क्स वार्क्स आ जा रहा है, ऐसा नहीं, कि एजुकेशन जो हो वो क्वालिटी एजुकेशन हो, लोग का डेवलपमेंट, पर्सनली बच्चे डेवलप करें। जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये किस लिए पढ़ा रहे हैं कि आपको और अवेयर करें, आपके मतलब दिमाग में खोल के घुसा देंगे पूरा कि हाँ अब कभी भी आप कुछ भी करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये डेवलपमेंट जो है ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो रिसोर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसोर्स हमारे पास कम है, ज़मीन हमारे पास कम है, हमारे पास जो भी, तो क्योंकि इतनी कम लैंड पे आप अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उनको खिलाएंगे क्या, रिसोर्सेज तो कम है, रिसोर्सेज तो फिक्स है ना, और आप पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं तो क्या खिलाएंगे, नहीं खिला पाएंगे ना हम लोग। एग्रीकल्चर कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर आप हवा में तो करेंगे नहीं, खाना ज़मीन उगाएंगे कहाँ पे, अनाज वगैरह कहाँ उगाएंगे, ज़मीन पे उगाएंगे, ज़मीन को उगाने के लिए क्या करेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे, फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, तो कहाँ से आएगा उतना, नहीं आ पाएगा, पानी कहाँ से उतना आएगा, नहीं आएगा। तो नेचुरल रिसोर्स हमारे फिक्स है, तो इतना ही पॉपुलेशन हो कि उस नेचुरल रिसोर्स वो जो नेचुरल रिसोर्स है उस आदमी को खिला पाए। हर किसी का अपना कैपेसिटी, आपके घर में भी आपके घर का खाना बनता होगा, ठीक है, एक दो जन आ जाएंगे तो आप खिला दीजिएगा, पर क्या भंडारा के लिए के नाम पर अगर सारे लोग आ जाएंगे तो आप खिला पाइएगा, नहीं खिला पाइएगा, ऑब्वियसली कम पड़ जाएगा, ठीक। तो वैसे ना हो, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी सरकार बहुत पॉलिसी लाई। अब तो बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं पॉपुलेशन के बारे में, सोचा पहले वाला सिस्टम नहीं है कि 3 बेटी हो रही है, बेटा के चक्कर में 4 5 6 बेटी हुई जा रही है, अब ऐसा नहीं है। जेंडर इक्वालिटी का बात हो तो सोशल जेंडर इक्वालिटी का बात हो, जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब है कि लड़के लड़के बराबर। देखिए लड़के लड़के बराबर तो एग्जैक्टली हम नहीं बोलेंगे कि हाँ एकदम से बराबर है, कुछ क्वालिटी उसमें है, कुछ क्वालिटी इसमें है। ये लड़का लड़की बराबर का थोड़ा सा देख के लगता है कि मछली और चिड़िया बराबर, नहीं भाई, मछली चिड़िया बराबर, मछली चिड़िया कैसे बराबर है, मछली अब पानी में एक्सपर्ट है, चिड़िया हवा में एक्सपर्ट है, दोनों का अपना अपना फील्ड है। अब आप चिड़िया को नहीं हंस सकते कि अरे तुम तो पानी में तैर नहीं सकती, या फिर मछली को आप नहीं हंस सकते अरे तुम हवा में उड़ नहीं सकती, अरे दोनों का अपना अपना एक्सपर्टीज़ है। जैसे लड़की लड़के का भी है, दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई किसी से कम नहीं है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, हम अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है, आप कंपेयर मत कीजिए, दोनों अपने अपने लेवल पे सही है।
इक्वालिटी का ऑपोजिट ये नहीं होता कि आप किसी एक को उठा दीजिए ऊपर, कि लड़की को एकदम ऊपर कर दीजिए, लड़के को नहीं दबा दीजिए, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी का मतलब होता है किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, ये है इक्वालिटी। ठीक, तो जेंडर इक्वालिटी पे बात हो, किसी को इन्फीरियर ना समझा जाए, दोनों अपने जगह पे सही है, दोनों का सम्मान किया जाए, दोनों को ही इक्वल अरे यार इक्वल से देखा जाए, इसका मतलब ये क्या है कि किसी को भी इन्फीरियर ना समझा जाए। ठीक, अब आता है हमारा इकोनॉमिक। ये दूसरा वाला जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या एम्फसाइज किया जाता है कि पॉवर्टी को पूरी तरह से कम किया जाए, पॉवर्टी, नो पॉवर्टी या फिर ज़ीरो पॉवर्टी, कि पॉवर्टी लेवल को एकदम कम करना, या फिर रिच और पुअर में का जो गैप है उसको धीरे धीरे कम करना। कैसे करती है सरकार, बताइए क्या कैसे करती है, आप कमेंट में बताइए, फिर देखते हैं, अगर एक्सप्लेन में हो तो हम बता देंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। इंडस्ट्री बना रहे हैं, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से कीजिए, जैसे कि आप अगर कोई इंडस्ट्री बनाए हैं, कुछ फैक्ट्री बना रहे हैं, तो फैक्ट्री के आसपास एटलीस्ट इतना हो कि इन क्या बोलते हैं, पेड़ वेड़ लगा रहे हैं, या फिर आप कुछ भी वहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है, या फिर कुछ गंदा पानी वगैरह निकल रहा है तो फील्ड होके निकले या फिर फिल्टर होके निकले, उसका जो गंदा है वो गंदगी को थोड़ा सा साफ़ करके निकालिए, इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट हो तो वो दोनों हो, मेन का भी हो वुमेन का भी हो, यही तो है। पहले हम लोग पढ़े ना, देखिए इसमें आपको समझ में आएगा कि एस ई वाला ई जो है ये सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों में से या फिर चारों में से एक भी अगर पे ध्यान ना गया या फिर एक का भी बैलेंस अगर बिगड़ा तो दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको फर्दर आगे समझ में आएगा। तो आपको सबको साथ में लेकर ही चलना है, तभी जाके इस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे कि सस्टेनेबल है। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप वुमेन के लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो कि यहाँ पे ऐसा इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें वुमेन काम नहीं कर सकती या फिर वुमेन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो कि कुछ फिक्स रखा जाए कि वुमेन का भी इतना सीट रिजर्व है, या सरकार ऐसे बहुत सारी स्कीम लेके आती है तो जिससे हो एम्प्लॉयमेंट ऐसा जनरेट हो, या फिर कभी आप अगर किसी कंपनी के मैनेजर बनते हैं या फिर मेन रहते हैं तो आप इस तरह से हो कि हाँ इसमें जो एम्प्लॉयज़ हो वो मैन के साथ वुमेन भी हो। ठीक, एक डिसेंट वर्क हो। डिसेंट वर्क का मतलब है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब वर्क के लिए आप पैसा वेतन उनको दें, इस तरह से ना हो कि मतलब उनसे एकदम बंधुआ मजदूरी की तरह आप काम करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो। उसके बाद हमारा आता है आप रिस्पॉन्सिबल रहिए कंजम्पशन और प्रोडक्शन के लिए, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से कंजम्पशन हो, इस तरह से नहीं, मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे आप एक लाइन कोट कर सकते हैं कि गांधी जी कहते थे कि अर्थ के पास उतना इनफ है कि एक इंसान की वो ज़रूरत को पूरा कर सके, नीड को पूरा कर सके, पर इतना नहीं है कि इंसान की ग्रीड को पूरा कर सके, मीन्स लालच को पूरा कर सके। या फिर आप, ये बहुत फेमस कोट है, आप देख लीजिएगा, गूगल में देख लीजिए गांधी जी का, या फिर आप लिख लीजिए, या फिर नहीं होगा तो हम अपने आप अगर कमेंट कीजिएगा तो हम नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे, ये नेक्स्ट वाले चैप्टर में, या फिर ऐड कर देंगे ये अलग कोड को। उसके बाद हमारा आता है कि इन्वायरमेंट में प्रमोट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। इस तरह का इस इन्वायरमेंट में इस तरह से आप रहिए, या फिर कुछ भी चीज़ को यूज़ कीजिए जो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, या फिर जैसे मान लीजिए आप बैग ले रहे हैं, या फिर बैग खरीद रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, या फिर घर से निकल रहे हैं तो प्लास्टिक का बैग ना लेके आप घर से झोला लेके निकल रहे हैं, जिससे आप सामान उसमें ले सकते हैं, कि प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, तो अच्छा है। एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो डिकम्पोज हो जाए बहुत आसानी से, मतलब ऐसा ना हो कि प्लास्टिक से आपको हम समझाएं अगर एक डाटा से, तो पिछले वाली वीडियो में अगर बताए होंगे तो, कि प्लास्टिक बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम इतना लेता है कि आपका 2-3 जनरेशन आगे जो प्लास्टिक यूज़ किया होगा अभी भी होगा, इतना टाइम लेता है। तो इस तरह का प्रोडक्ट आप यूज़ ना करें जो इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रह ही जाए। क्लीन वाटर पे एम्फेसाइज करना, सैनिटेशन पे ध्यान देना, साफ़ पानी हो, क्योंकि साफ़ पानी होगा तभी तो फिर इन्वायरमेंट लोग मतलब सेफ़ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तभी तो आपका सोशल डेवलपमेंट होगा। देखिए सब सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट देखिएगा सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अगर एक चीज़ नहीं होगा तो दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा इसका। उसके बाद आता है क्लीन एनर्जी जो हो वो ऐसा ना हो एनर्जी कि क्लीन एनर्जी ना हो, मतलब इन्वायरमेंट में उसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ऐसा एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, कुछ ऐसा एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को फिर डिग्रेड कर रहे हो, ये इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा बहुत गंदा। ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना, इनकरेज करना कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का आप यूज़ कीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल आपको पहले ही बताया, सोलर है, विंड है, वाटर विंड है, हवा है। जो हवा कैसे बहती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर,
नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हवा कैसे बहती है? मान लीजिए एक जगह पे गर्म हो गया, वो जगह, हाँ, वो एक जगह पे गर्म हो गया तो सारा हवा वहाँ पे ऊपर चला जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और किसी जगह पे ठंडा जगह है तो वहाँ पे हवा नीचे रहेगी, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडा हवा नीचे रहती है। तो वो ठंडा हवा जहाँ जाएगी उस जगह पे जाएगी जहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो। हाँ, तो कहाँ बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ठीक, तो ये हाई लो प्रेशर तो होगा ही, कहीं ठंडा कहीं गर्म तो होगा ही। तो विंड का हमेशा फ्लो होता ही चला जाएगा। तो ये विंड का कैसा, विंड है, सोलर है, ये कैसा है? ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, इस पे ध्यान दिया जाए। हाइड्रो एनर्जी है या वाटर एनर्जी है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि इस तरह का एनर्जी को हम लोग यूज़ में लें, जैसे पावर जनरेट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लाइफ बिलो वाटर। ऐसा नहीं है कि आपको मरीन के नीचे नहीं दिख रही है मछली तो समुद्र के अंदर लाइफ ही नहीं है। समुद्र के अंदर बहुत बड़ा लाइफ है। इवन हमारा जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ ही स्टार्ट जो हुआ था समुद्र के नीचे से स्टार्ट हुआ था। मतलब वो आपको समझ में आ सकता है कि पहले मुर्गी आया था कि पहले अंडा, समझ में आ जाएगा कैसे आया होगा। हम लोग एकदम यूनिसेलुलर पहले था ना, यूनिसेलुलर से फिर धीरे धीरे मल्टीसेलुलर बना है। एवोल्यूशन का चैप्टर आप पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली लगता है अंडा ही आया होगा, इस थ्योरी को अगर देखा जाए तो हमारा लाइफ जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पानी के अंदर से स्टार्ट हुआ था। मरीन लाइफ है तो मरीन लाइफ को आप नहीं भूल सकते हैं। इसलिए नहीं कि लाइफ स्टार्ट हुआ था, इसलिए क्योंकि अभी भी बहुत ऐसा क्रिएचर है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है, वो मरीन में है, मरीन लाइफ में है। और बहुत सारा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज भी है, पेट्रोल वगैरह है जो समुद्र के अंदर से आता है। ठीक, तो उसको भी प्रिजर्व किया जाए। उसको नहीं प्रिजर्व करेंगे तो भी, या उसको कंजर्व नहीं किया जाए या उस पर ध्यान ना दिया जाए तो भी बहुत गंदा वाला इम्पैक्ट पड़ने वाला है एनवायरनमेंट पे। ठीक, जो ये सब बहुत डिटेल में हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट में क्या बता रहे हैं हमारा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशन, जिसमें इंस्टीट्यूशन में जैसे बताएं कि सब कुछ आ जाता है। स्कूल आ जाता है, कॉलेज आ सकता है, घर आ सकता है, पढ़े सब कुछ आ सकता है। कुछ फ्रेंड्स लोग अगर एक कंपनी बना, फ्रेंड्स लोग का ग्रुप में रह रहे हैं तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन बताया जाता है। फ्रेंड्स का कंपनी भी एक इंस्टीट्यूशन की तरह ही है। इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट क्या होता है कि जो इंडस्ट्री हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचे। मतलब इंडस्ट्री भी कुछ भी पॉलिसी लेके आ रही है तो वो सस्टेनेबली सोचे। उसका जो माइंडसेट हो उस तरह से वो उसका स्किल भी उस तरह से, उसको वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी उस तरह से स्किल्ड हो, मोटिवेटेड रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। कुछ भी इनोवेशन भी आता है तो खाली इनोवेशन या फिर डेवलपमेंट पैसा जनरेट करने के लिए नहीं है, पैसा जनरेशन के साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देने के लिए है। ठीक है, जो कि पार्टनरशिप रहे, मतलब कुछ भी हो, क्या पार्टनरशिप बोलने का मतलब है कि बैलेंस करके रखें, इस तरह से हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके रहें। ठीक, उसके बाद ये हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बहुत हो चुका है।